Good morning, class 10 students. In last previous classes, uh, we learn about linguistic state and the language policy. Also, take a view on map, it is in this political map of present and earlier map, that is when was independent in 1947. How is federalism practiced? This was the question. And you learn about linguistic state, that is in position India practice the federalism, and how we achieve this target till 2019. And after that, the language policy, as you know, we don't emphasize any kind of language on peoples or force Hindi on non-Hindi speaking belts or other peoples. We maintain English since 1947. In 1965 we revised it, but we only promote the other language, but don't make continue official language like Hindi or any other language to impose on other state. So you also learn about the schedule list, which has 21 Indian languages recognized in that list. So yes, uh, now the next topic is central state relations. This is third, that how federalism practiced. So let's begin this. Yes, central state relations. Restructuring the central state relations is one more way in which federalism has been strengthened in practice. जब आप सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करते हैं, रीस्ट्रक्चर मतलब इस तरह से उसकी चीज़ें बनाना जिससे कि हमारे यहाँ ना सिस्टम स्ट्रेंथ होना चाहिए। जब हकीकत में जो पावर्स जिनको मिली हैं, जब अपनी एग्जिस्टेंस के बाद प्रैक्टिसिंग में आए, तो वो चीज़ हमारे सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए, फेडरलिज्म को। इस तरह से रिलेशन जो है वो बनाए गए हैं सेंट्रल स्टेट लिंक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट की कोई बात नहीं आनी चाहिए किसी भी तरह से। तो उसमें क्या किया है, रिस्ट्रक्चर करने का मतलब क्या है, इसमें आप कुछ एक दो नई चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि कुछ पुराने टाइम में, आज से 30 ईयर्स बैक अगर जाएं या 40 ईयर्स बैक, तो कई बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी वो स्टेट गवर्नमेंट को मतलब डिसमिस कर देती थी। वो तो उस तरह की चीज़ें, तो कई बार रिलेशन ख़राब होना, पसंद नहीं करना सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के जरिए, तो वो सारी चीज़ें मतलब फिर इम्प्रूव की गई, रीस्ट्रक्चर भी किया गया उसको। आप अमेंडमेंट पढ़ेंगे अभी एक, तो वही चीज़ आगे बोली गई है। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, लिख दिया गया है किसी चीज़ को, अब उसको हम वर्क करें हकीकत में, अगर उसका मतलब वर्क से सामना हो, डिपेंड टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट है वो रियलिटी में वर्क करें, तो वो डिपेंड इस चीज़ पे करता है, लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर फॉलो दिस अरेंजमेंट्स, कि किस तरह से कोई रूलिंग पार्टी हो वो और उनके लीडर्स हैं वो किस तरह से इन अरेंजमेंट्स को फॉलो करते हैं। ये चीज़ वैसी होती है जैसे आपके लिए अरेंजमेंट किए जाते हैं बहुत सारे और लोग उसको मानते हैं या फॉलो नहीं करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1970s के टाइम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी ना, वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया करती थी। तो वो अरेंजमेंट्स और रूलिंग पार्टी या लीडर्स उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वैसे तो नियम ये बनाया था कि सेंटर जो है वो स्टेट के मामले में कभी दखल नहीं देगा, बट ये कई बार देते थे, डिसमिस कर देते थे। तो इस तरह की चीज़ें उस टाइम होती थी। तो फिर आज आप आगे बढ़ेंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल बोथ द सेंट्रल एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। ऐसा बहुत टाइम तक हुआ है, क्योंकि उस टाइम में वो प्रोविज़न बनाए नहीं गए थे कि वो अपनी मनमानी भी कई तरह से कर लेते थे। देखिए, किसी चीज़ को फोर्स करना आज भी होता है, पहले भी होता था और आज भी होता है, बट हकीकत ये है कि अगर रियलिटी में इसको हम कितना मिसयूज़ कर रहे हैं, एक ये चीज़ भी होती है, ठीक है, मिसयूज़ कितना कर रहे हैं और उस चीज़ का हम बेनिफिट कितना ले रहे हैं, ठीक, कितना वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ों को कितने लोग ध्यान रखते हैं ये चीज़ें, जबकि मिसयूज़ बहुत से ज़्यादा आज भी कर रहे हैं लोग।
फोर्स या फोर्स करके, और पावर का मिसयूज़ ही हो रहा है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा बैड हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जब हम होती हैं तो इसीलिए जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा होने लगते हैं सेंटर और किसी स्टेट पार्टी के बीच में। तो उसमें वही बात कही गई है कि लॉन्ग टाइम तक तो ये हुआ है, दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एट ऑटोनमस फेडरल यूनिट्स। मतलब ये इसलिए होता था कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो अपने आप में इतनी पावरफुल नहीं होती थी, या पावरफुल होती भी थी तो उसको वो चीज़ें करने नहीं दी जाती थी अपने राइट्स के लिए जो कि वो ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट्स बना सकें। जैसे सेंट्रल और स्टेट आज दोनों इक्वल हैं और एक दूसरे से फ्री हैं कई मामलों में, उस टाइम नहीं थे। ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस का मतलब कि खुद अपनी चला सकें, खुद अपने रूल्स रेगुलेशंस को एक्सरसाइज कर सकें, लॉ बना सकें बहुत सारी चीज़ों पे, कि वो सेंट्रल की बाद स्टेट एक यूनिट है फेडरलिज्म की हमारे यहाँ। तो वो चीज़ मतलब राइट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ कर ही नहीं पाती थी अपनी, एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट। और जब भी स्टेट लेवल पे डिफरेंट पार्टी होती थी, देखिए आज भी होता है, जैसे राजस्थान को ले लो आप, महाराष्ट्र को ले लो, और न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट ले लो, यहाँ बीजेपी है और यहाँ कांग्रेस है या फिर कोई और पार्टी है, तो देखो आज भी उसको मिसयूज़ करने की या उसको कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश होती है, होती तो आज भी है, बट उस टाइम थोड़ी सी ज़्यादा खतरनाक होती थी। उस टाइम मोस्ट ऑफ द पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को होती थी, आज फिर भी स्टेट गवर्नमेंट को बहुत से रूल्स और पावर्स दिए हुए हैं। तो फिर उसमें क्या होता था, जब स्टेट लेवल पे पार्टी डिफरेंट होती थी, द पार्टी दैट रूल एट द सेंट्रल ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ स्टेट। जो सेंटर में है वो अंडरमाइन करने की कोशिश किया करती थी, मानते ही नहीं थी कि वो साथ की गवर्नमेंट है या अपोजिशन की गवर्नमेंट है, या किसी नॉन, जैसे मान लीजिए जनता दल है उसकी सरकार है सेंट्रल में, और स्टेट में यूपी में राजस्थान में कोई कांग्रेस या अदर पार्टी है, तो वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, वो उनको डिसमिस करके या उनको अंडरमाइन करना, उसके राइट्स के बारे में, उसके टैक्स पॉलिसी के बारे में, या उनकी जो प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं उनके बारे में दखलंदाजी करती रहती थी। पहले ऐसा होता था। In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government. मैंने जैसा इससे पहले भी आपको बताया कि वो मिसयूज़ बहुत करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट उन दिनों में, 1970s और उसके आसपास के टाइम में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मतलब अरेंजमेंट्स दिए हैं उनका मिसयूज़ बहुत करना, और डिसमिस कर दी थी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, दैट वर कंट्रोल बाय रेबल पार्टी, जो कि विरोधी पार्टियां होती थी। आप समझ रहे हैं ना, कोई भी, जैसे इस टाइम बीजेपी सेंटर में है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या पंजाब की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें या और किसी स्टेट की बात करें, तो ये इन सब को उस टाइम में अंडरमाइन कर देती थी, नहीं मानती थी इनको, इस तरह से उनको कंट्रोल करने की कोशिश किया करती थी। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। अगर इस तरह की चीज़ें होंगी और अपनी पावर्स का आप मिसयूज़ करेंगे, क्योंकि जो स्टेट में गवर्नमेंट्स होती हैं बेटा, एक आप बात ये बताएं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं स्टेट में, क्या वो पीपल्स की चॉइस नहीं होती है? पीपल्स की ही तो चॉइस होती है। क्यों? क्योंकि लोगों ने ही इनको चुना है। तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उस चीज़ को अंडरमाइन करेगी, मिसयूज़ करेगी, उसको हटाएगी, तो फेडरलिज्म की जो एक कहते हैं ना, एक जो प्योरिटी है वो तो भंग हो जाएगी ना, स्पिरिट है वो तो मर जाएगी ना। जो कहा गया है कि प्रोविज़न अलग अलग हैं सेंट्रल स्टेट के, तो वो कहाँ रहे, मिसयूज़ ही तो हो रहा है ना वो। तो वो इस तरह से सारी सिनेरियो उस टाइम था। तो सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन उस टाइम कहीं ना कहीं बिगड़े हुए रहते थे। ये आपने अब तक इस पैराग्राफ में ये जाना। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ से आप क्या पढ़ेंगे। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। ये जो ऊपर की कहानी आपने देखी है कि अंडरमाइन करना और सेंट्रल को हर चीज़ में ज़्यादा पावर अथॉरिटीज़ होना, ये सारी चीज़ें सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण तरीके से चेंज हुई 1919 के बाद। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट ऑफ द कंट्री। हुआ ये कि इस टाइम के दौरान में 1980 के बाद बात करें तो 1990 से, मतलब इस पीरियड में भी बहुत सारी पार्टियां बनी, और 1990 के बाद तो फिर बहुत सारी बनती चली गई 2009 तक, तृणमूल कांग्रेस के होने तक। दिस वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट। और ये वही एरा है 1990 के बाद जब कोalition गवर्नमेंट बनना शुरू हो गई। रीजनल पार्टीज़ की बात करें तो रीजनल पार्टी कौन सी होती हैं? जो किसी एक स्टेट के दायरे में होकर रह जाती हैं। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में एसपी है, ओबीसीज़ की पार्टी, बीएसपी है, वो एससीज़ की पार्टी है मेनली, क्योंकि ओबीसीज़ के राइट्स की और एससी के राइट्स की बहुत अंडरमाइन करने की कोशिश की गई है। हमेशा जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां होती थी वो इनके लीडर्स की या इनके कम्युनिटी के लोगों की सुनती नहीं थी, तो ये अलग हो गए।
ये इनकी एक अलग ही कहानी है। इन चीज़ों को आप फिर कभी समझना। आप सब नॉर्मल ये समझ लीजिए कि इन सब पार्टियों को बनना क्यों हुआ। जैसे नीतीश कुमार की जेडीयू है बिहार में, या आरजेडी है लालू की, या साउथ में अन्ना डीएमके है, महाराष्ट्र में शिवसेना है, एनसीपी तो अब नेशनल कांग्रेस मतलब नेशनल लेवल की पार्टी है, या अकाली दल है पंजाब में। ये सब रीजनल पार्टीज़ हैं बेटा, रीजनल पार्टी। ये सब कहीं ना कहीं कांग्रेस से निकल के बाहर आई हैं सारी की सारी, क्योंकि अंडरमाइन करना होता था। अगर किसी स्टेट का सीएम है और वो ऊपर कोई पीएम बैठा है और वो पीएम इस सीएम की पावर को अंडरमाइन करेगा, तो क्या ये पर्सन नाराज़ नहीं होगा? क्या इनके और इनके आपस में एक ही पार्टी होने के नाते मतभेद नहीं हो उभरेंगे? तो ये पर्सन क्या करेगा, जो सीएम है वो अपनी अलग पार्टी बना लेगा। ऐसा उस टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहा था 1990s के टाइम पे। तो ये वही एरा है जब बिगिनिंग हुई थी कोalition गवर्नमेंट की, गठबंधन की सरकार बनाना। दो रीजनल पार्टी हैं आपस में मिलके अपना गवर्नमेंट चला रही हैं, और जो बड़ी बड़ी पार्टी हैं फिर वो बहुत सालों से यूपी में आई ही नहीं है। जैसे कांग्रेस की बात करें तो 1989 के बाद वो यूपी से गायब है कांग्रेस। बीजेपी 2001 के बाद 2017 में आई है, 16 साल बीच में गायब रही है, क्योंकि वो दोनों ही, चाहे कांग्रेस या बीजेपी हो, वो इन चीज़ों को अच्छे से कर ही नहीं पाई। तो बीच में एसपी बीएसपी का टाइम रहा, लोगों ने अपनी अपनी पावर को जाना और यूज़ किया। तो जब 2002 में गवर्नमेंट बनी थी तो बीएसपी ने बीजेपी के साथ कोएलिशन किया था बेटा। फिर बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था, तो बीएसपी की सरकार गिर गई मायावती की। फिर 2002 में मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर बने थे उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में ऐसा सिनेरियो कम रहा है। राजस्थान में मेनली या तो कांग्रेस रही है या बीजेपी रही है, अगर राजस्थान की बात करें तो। ठीक है, ऐसे एमपी की है सबसे ज़्यादा, यूपी में, बिहार में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, और झारखंड में भी, और दिल्ली में भी, पंजाब, बहुत सारे स्टेट हैं, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मतलब बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर रीजनल पार्टी का दबदबा हमेशा से बहुत ज़्यादा रहा है। ओके, सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, जब ये सारा टाइम आया और ये वाला टाइम आया तो कोलिशन गवर्नमेंट का दौर आया, तो कोई भी सिंगल पार्टी अपने आप में क्लियर मेजोरिटी नहीं ले पाती थी। तो जो मेजर नेशनल पार्टीज़ थी उनको एंटर करना था अलायंस के साथ, मतलब अब ठीक है गठबंधन करो और आपस में जुड़ो और सरकार बनाओ विद मैनी पार्टीज इंक्लूडिंग 7 रीजनल पार्टी। तो रीजनल पार्टी के साथ मिलकर उन्हें अलायंस बनाना पड़ता था। जैसे आज की जो बीजेपी सरकार है उसका अलायंस एनडीए कहलाता है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ओके, ये उसकी फुल फॉर्म है। और जो कांग्रेस वाला कोएलिशन है या फिर कहें जो अलायंस है, उसको बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये उनकी फुल फॉर्म है। दो अलायंस हैं हमारे यहाँ, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। कई बार थर्ड बनने की कोशिश करता है बट वो रहते रहते टूट जाता है। दो हैं, एक यूपीए है जो कांग्रेस इसको लीड करती है, मेन पार्टी है, एनडीए है जिसे लीड करती है बीजेपी। अब इनके कोalition में बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ मिली हुई हैं, तो वो ये मतलब हुआ आपका अलायंस का और कोalition गवर्नमेंट्स का। ओके, दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, और इस तरह से एक नया कल्चर आया 1990s के बाद पावर शेयरिंग का, एंड रिस्पेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और उसके बाद जो है देखा जाने लगा कि जिन लोगों को हमने अंडरमाइन किया, अपनी पार्टी से निकाला, आज वो वहीं के बहुत बड़े मुखिया बने बैठे हैं, तो अब उनकी रिस्पेक्ट की जाने लगी क्योंकि उनके साथ मिलकर ये आप गवर्नमेंट बनाते हैं। जैसे शरद पवार की बात करें महाराष्ट्र में, तो शरद पवार पहले कांग्रेस में ही थे, फिर यहाँ से ये अलग हो गए कांग्रेस से, फिर उन्होंने अपनी अलग पार्टी एनसीपी बनाई, नेशनल कांग्रेस पार्टी। और यही दोनों कांग्रेस और एनसीपी मिलके शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो ये रीजनल पार्टी है कांग्रेस और ये नेशनल लेवल की पार्टी हैं, तीनों मिलकर सरकार बना रहे हैं। तो देखिए हुआ ना सारी चीज़ें आसान, कि कभी जो कांग्रेस से निकला है और अब शरद पवार का अपना एक वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, ऑटोनॉमी है, तो कांग्रेस को भी उनका रिस्पेक्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से पूरा इंडिया में इस तरह से सीन क्रिएट हो रहा था। दिस ट्रेंड वॉज सपोर्टेड बाय अ मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
ये जो मतलब क्या कहते हैं चीज़ें, इस तरह का ट्रेंड हुआ, ये इनको सपोर्ट तब मिला जब एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। वो क्या था? दैट मेड इट द डिफ़िकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्रेटरी मैनर। सुप्रीम कोर्ट आया। देखिए मैंने कहा था ना आपको, जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कुछ माथापच्ची होगी, कुछ डिसमिसेशन वाले रूल चलेंगे या गलत तरीके से कोई चीज़ कर रही होगी, तो एम्पायर का काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपना एक जजमेंट ले आया जिसमें ये कहा कि अब डिफ़िकल्ट बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, एक लॉ ले आए सब लोग मिलके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमानी अब स्टेट गवर्नमेंट के साथ नहीं चला सकती, अब उसको वो बर्खास्त नहीं कर सकती। अब ऐसा इंडिया में नहीं होता है। ये ऊपर पिक्चर है, ये सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस को दिखाते हैं, मैं भी एक्सप्लेन करूँगा आपको। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टुडे, इसीलिए आज फेडरलिंग में पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है देन इट वाज इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। उस टाइम से जबकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे एग्जिस्टेंस में आया ही आया था नया नया, तब मिसयूज़ हर कोई किसी भी रूल का कर सकता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कोई नहीं करेगा। ये इंसान की नीयत पे सवाल पैदा करता है। ये कार्टून है, ये कई बार आते हैं, अगर इन कार्टून को आप समझने की कोशिश करें। ये कार्टून कहता है द स्टेट प्लेड फॉर मोर पावर्स, ये यहीं से क्वेश्चन का आंसर बन के आता है। और आप देखेंगे ये इंदिरा गांधी का टाइम का कार्टून है। पावर द स्टेट करके एक बावर्ची खड़ा है, ये केरला है, मद्रास, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ऐसे ये चीफ मिनिस्टर हैं, यूपी के हैं, और ये पावर्स मांग रहे हैं कटोरा भीख लेके। यानी कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मोर ऑटोनोमस नहीं है, सेंट्रल जो है वो मोर ऑटोनोमस है या मोर पावरफुल है, आप ये कह सकते हैं। स्टेट नहीं है तो उन्हें भीख मांगनी पड़ रही है, ऐसा एक सीन दिखाया है। यानी ये पावरफुल दिखाया है, ये वीक दिखाएं। ओके, अब आप नीचे का देखें एक सीन, ये है पेरिल्स ऑफ रनिंग ए कोalition गवर्नमेंट। एक कोalition गवर्नमेंट चलाने की मतलब कितना एक खतरनाक काम है उसको दिखाया है। ये कोalition गवर्नमेंट है, एक आग की तरह है, ये अटल बिहारी वाजपेयी हैं, कमल का फूल लिए हैं, पसीने छूट रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत मतलब सिंहासन पे भले ही ये बैठे हैं, सिंहासन पे भले ही ये बैठे हैं, बट ये बहुत ही खतरनाक सरकार है जिसमें तृणमूल कांग्रेस है, चंद्रबाबू नायडू की है तेलुगु देशम, जयललिता की डीएमके है, और ये मुझे समझ में नहीं आया, शायद ये नवीन पटनायक की है, और ये कोई दूसरी पार्टी है, और ये कोई दूसरी पार्टी। इतने सारे लोगों का कोalition मिल के अटल बिहारी जी पीएम बने थे एक टाइम पे। कोalition गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। तो ये ऐसी गवर्नमेंट है कि पाइप को ऐसे दिखाया कि अगर एक भी पाइप इसमें सरक जाए, आग लगा दो आप इसमें, तो ये पूरी गवर्नमेंट तहस नहस हो जाएगी। तो एक कार्टून हमेशा बहुत कुछ कहता है, आप ध्यान रखें इस बात का, वो बहुत कुछ कहता है। मजबूरी दिखा रहा अटल बिहारी वाजपेयी की कोalition गवर्नमेंट में, क्योंकि अगर ये समर्थन ले लेंगे तो गवर्नमेंट नहीं बनेगी और ये राजा बन के नहीं बैठ पाएंगे। ये इस तरह से इन चीज़ों को दिखाता है, कार्टून हमेशा बहुत कुछ कहता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आई। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की अगर आप बात करेंगे इंडिया में, तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउ मेनी लैंग्वेज डू वी हैव इन इंडिया, द आंसर्स डिपेंडेंट हाउ वन काउंट इज, कि हम उसे काउंट कैसे करते हैं। सेंसस 2011 का होता है तो रिकॉर्ड होती है कि 1300 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हैं हमारे यहाँ, जो कि मैंशन की हैं लोगों ने अपने मदर टंग के। 1300, आप यकीन करेंगे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का कितनी ज़्यादा है हमारे यहाँ इंडिया में। These languages was grouped together under some major languages. For example, कई सारी लैंग्वेज को एक ग्रुप में कर दिया जाता है, जैसे भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छतरी, राजस्थानी, इन सब को ग्रुप किया गया है हिंदी की लैंग्वेज में। ठीक है, ऐसे ही ये ग्रुप बनने के बाद सेंसस में 121 मेजर लैंग्वेज बनती हैं इन 1300 को मेजर लैंग्वेज में मर्ज करने के बाद। ऑफ दिस 22 लैंग्वेज आर नाउ, उनमें से 22 लैंग्वेज को आज हमने इंक्लूड किया है 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर आर कॉल्ड शेड्यूल लैंग्वेजेस। यहाँ से बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा रेज होता है 1 मार्क्स में, आप इसको ध्यान रखें कि कितनी लैंग्वेजेस को हमने इंक्लूड किया है 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल नंबर 8th, और इनको हम क्या कहते हैं? शेड्यूल लैंग्वेजेस। अदर्स आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस। जिनको शेड्यूल किया है उनको शेड्यूल लैंग्वेज, और जिनको नहीं किया उनको नॉन शेड्यूल लैंग्वेज बोलते हैं। तो इंडिया के मामले में तो ये बहुत सारा डाइवर्स है। तो अगर दुनिया की हम बात करें इस मामले में, देखिए, और इसमें कई सारी चीज़ें दिखाता है कि क्लियर एक ये है कि मदर टंग जो है मेजॉरिटी पॉपुलेशन की वो अलग अलग होती है। जैसे हिंदी है वो 44% है इंडियन की, और अगर इसमें और कई सारे लोगों को ऐड करें तो उसका नंबर भी कहीं ना कहीं 50% से कम रहता है 2011 में।
इंग्लिश सिर्फ 0.02% इंडियंस रिकॉर्ड किए हैं अपनी मदर टंग के लिए, मिज़ोरम वगैरह में। अदर 11% इट एज सेकेंड और द थर्ड लैंग्वेज, और कई लोगों ने फिर उसको थर्ड और सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया। अब एक टेबल है, ये सोर्स है आपका सेंसस इंडिया की जो साइट्स है, आप उस पर जा सकते हैं। ये बोलने वाले लोगों के नंबर्स हैं अगर आप इसे फाइंड करें, और ये पाई चार्ट की तरह से यूज़ किया है। देखिए शेड्यूल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, ये लैंग्वेज है और ये प्रोपोर्शन ऑफ स्पीकर्स परसेंटेज में दिया है। असमी, बंगाली 8% से ज़्यादा लोग हैं। 8% अगर आप 100 करोड़ लोगों का मान के चलेंगे तो ये 8 करोड़ सीधा सीधा हो गया बेटा। असमी 1 करोड़ से ज़्यादा, बोडो, डोगरी, गुजराती कुछ 4.5 करोड़ लोग, हिंदी 43 करोड़ से ज़्यादा लोग, कन्नड़ लगभग 3.5 करोड़ लोग, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम लगभग 2.5 करोड़ लोगों से ऊपर, मराठी करीब करीब 7 करोड़ लोग, नेपाली भी बोली जाती है, उड़िया 3 करोड़ लोग, पंजाबी 2.5 करोड़ से ऊपर लोग, संस्कृत नहीं बोली जाती, संथाली, सिंधी, फिर तमिल 5.5 करोड़ लोग से ज़्यादा, तेलुगु लगभग 6.5 करोड़ लोग से ज़्यादा, उर्दू तो बहुत से लोग बोलते हैं, ये 4 करोड़ से ज़्यादा। ये डेटा है बेटा, ये करोड्स में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर 100 करोड़ भी लेकर चलोगे ना तो ये मोटा मोटा डेटा आपको परसेंट में पता चल जाएगा। वैसे तो हम लोग 136 करोड़ हो गए हैं बेटा, बढ़ते ही जा रहे हैं, इसी चीज़ में तरक्की हमारे देश ने ज़्यादा की है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे ये रामचंद्र गुहा एक हिस्टोरियन है बेटा, बहुत फेमस हिस्टोरियन है ये। उनका टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख आया था, तो ये लेख यहाँ पे ये सोर्स की तरह यूज़ होते हैं। देखो आप यूज़ कर सकते हो, ये अलग ये अलग ये अलग, आप पढ़ सकते हैं। मैं उसको सिर्फ़ और सिर्फ बता सकता हूँ, वो पढ़ने के लिए बहुत ईजी है, सिर्फ अपने अपने लैंग्वेज के लिए और डिसरिगार्ड के लिए और उन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों में बात की है। नेक्स्ट टॉपिक होगा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इस वर्ड का पहले तो मतलब समझेंगे आप, और उसके बाद उसका इंडिया में आप यूज़ देखेंगे। ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, और आप अच्छे से क्लास लेते रहिए। कोई भी चीज़ होगी जो कि रेगुलर इतना अच्छे से चल रही है तो मे बी हम वो चीज़ दोबारा नहीं पढ़ाएंगे जो हम पढ़ा चुके हैं, क्योंकि अब मैं शुरू से दोबारा से लेकर चला हूँ इन चीज़ों को, तो आप प्लीज़ उस पर ध्यान दें। नोट्स बनाने की बात रहेगी, उसमें हेल्प करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ में हेल्प करेंगे, हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बट आप ये कहोगे जो चीज़ मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ मैं बार बार उसको पढ़ाऊँगा, वो ऐसा नहीं होगा। ये उन स्टूडेंट्स को वार्निंग है जो ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे मालूम है बहुत कम बच्चे क्लास ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होगी आप सबके लिए, ठीक है। तो आप काइंडली उस चीज़ पर ध्यान दें और थोड़ी सी सिंसियर बने आप सब लोग। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।